आज हम लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं जिनको मैंने यहाँ पर पहले से लिख दिया है, क्वेश्चन भी है और साथ में आंसर भी है। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसको हम यहाँ पर लाइव सोल्व करेंगे। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट हम ये ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नेट फोर्स नहीं लग रहा। ये तो हो सकता है कि मान लो कि 10 न्यूटन यहां से लग रहा हो और 10 न्यूटन यहां लग रहा हो, पर ये दोनों क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसके ऊपर अभी जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी? क्या ये पॉसिबल है कि जो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है और उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो? और दूसरा पूछा, अगर है तो कंडीशन बताइए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, और अगर नहीं है तो इसका रीजन दे। पहली बात तो बच्चों ये पॉसिबल है, इसलिए ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो जाता है कि इफ नो प्रोवाइड ए रीजन। अब बात आती है कि ये कैसे पॉसिबल है कि बॉडी मोशन में रह सकती है। आप देखिए बच्चों, अगर ये कोई बॉडी 10 न्यूटन पर मीटर से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, अगर 10 न्यूटन यहाँ से भी फोर्स लगाया 10 यहाँ से भी, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलती रहेगी। दोबारा समझ लो, जैसे कि मान लो ये गाड़ी होती, ये कोई एक कार्ट है, गाड़ी है, और अगर ये यहाँ पर चल रही है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 10 और 10 ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी भी ये क्या होंगे, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, अभी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। बस ये हो जाएगा कि वेलोसिटी कम या ज़्यादा नहीं होगी, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। वेलोसिटी की जैसे वैल्यू यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन सेम रहेगी। इसका आंसर पढ़ लेते हैं। यस, इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इट इज पॉसिबल। यह पॉसिबल है, यस ये पॉसिबल है कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स हो, वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा हो नॉन जीरो वेलोसिटी से। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन, ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड थी और 2 मीटर पर सेकंड ही रहे, तो हम कहेंगे ये पॉसिबल है कि अनबैलेंस फोर्स है और बॉडी मूव कर रही थी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। The object will keep moving with non-zero velocity. To change the state of motion, a net non-zero external unbalanced force must be applied. अगर अपने को स्टेट चेंज करनी हो, मतलब या डायरेक्शन चेंज करनी हो, या अपने को मोशन का चेंज मतलब कि स्पीड को चेंज करना हो, या रेस्ट से मोशन मिलाना हो, तो अपने को अनबैलेंस फोर्स चाहिए होता है। अदरवाइज कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही हो तो हमें कभी भी ऐसा नहीं कि बाहर से कोई फोर्स चाहिए। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा फिर भी आप इसमें से रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। व्हेन ए कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। कह रखा है कि जब भी हम एक कारपेट को किसी एक स्टिक के साथ बीट करते हैं, जैसे कि हमारे पास कारपेट होते हैं, उस कारपेट को हम अगर थर्ड से मारते हैं, उसको बीट करते हैं, तो हम देखते हैं मिट्टी जो है डस्ट बाहर निकल जाती है। जो कर्टेन भी होते हैं, पर्दे होते हैं, कभी आप उस पर हाथ मारते हो, आप देखते हो जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल आते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहले आप कंसेप्ट को समझे, फिर मैं इसके अंदर आपको सारी एक्सप्लेनेशन भी समझा दूंगा। मान लीजिए बच्चों कि ये हमारे पास एक कारपेट है, इसके अंदर ये डस्ट पार्टिकल है, ये दोनों अलग अलग बॉडीज है। जो कारपेट है एज्यूम कर लेते हैं कि वो फर्स्ट बॉडी है, और जो डस्ट पार्टिकल है वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये सेकंड बॉडी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम कारपेट को बीट करते हैं, कारपेट मोशन में आ जाता है, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो किस में रहते हैं, रेस्ट में। तो हम कहेंगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो डस्ट पार्टिकल है वो किस में रहना चाहते हैं, अपनी रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहते हैं, इसीलिए कारपेट बाहर आ जाता है। पर हमें लगता क्या है, जैसे कि डस्ट पार्टिकल बाहर आए हो। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हैंकी होता है बच्चों, हैंकी को जब आप एकदम से यूं झटकाते हो तो आप देखते हो हैंकी नीचे आ जाता है, लेकिन ऊपर जो मिट्टी होती है, डस्ट होती है, वो आपको ऊपर दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल थे वो तो वहीं रहना चाहते थे। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसका आंसर देखेंगे, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज। जो इनर्शिया होता है वो रेजिस्ट करता है, रोकता है किसी भी चेंज को। किस चेंज को? स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को, मतलब कोई बॉडी की रुके होने की अवस्था को या चलते रहने की अवस्था को जब भी चेंज आता है तो इनर्शिया रेजिस्ट करता है। मतलब इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन है तो मोशन पे रहना चाहती है। तो हम देखेंगे जब एक कारपेट को बीट किया जाता है स्टिक के साथ, तब कारपेट कम्स इन मोशन, कारपेट मोशन में आ जाता है। बट
द डस्ट पार्टिकल ट्राई टू रेजिस्ट, जो डस्ट पार्टिकल है वो वही रहना चाहते हैं देयर स्टेट ऑफ रेस्ट पे, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहना चाहते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन द डस्ट पार्टिकल स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट। या हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि अकॉर्डिंग टू, या तो इनर्शिया वाले से यहाँ तक आप लिख सकते हो, और अगर ये साथ में लिखना चाहो तो अच्छी बात है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही होता है कि जो कारपेट है वो तो मोशन में है लेकिन पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे। इस तरह से जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ जाते हैं, कम्स आउट फ्रॉम द कारपेट, वो कारपेट से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इट इज एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ बस विद अ रोप। ऐसा क्यों एडवाइस किया जाता है कि जो बस की रूफ के ऊपर जो सामान होता है, जो लगेज होता है, आप देखते हो गाड़ियों पे, कार के ऊपर, बस के ऊपर सामान को बांध देते हैं, हम लगेज को टाई कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों जब भी है ना कोई बस, मान लो कि ये हमारे पास कोई, हमने एक ये गाड़ी या कोई एक बस ले ली, इसके ऊपर कोई एक ये सामान पड़ा है, जैसे ही ये बस एकदम से सडन ब्रेक मारेगी, रुक जाएगी, तो अभी ये जो सामान है, अगर ये जो लगेज है अगर टाई नहीं होगा, बंधा नहीं होगा, तो ये एकदम से आगे गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या था, मोशन। तो ये आगे ना गिरे इसीलिए हम इसको टाई करते हैं। आओ इसको हम पढ़ लेते हैं। व्हेन द बस एक्सेलरेट एंड मूव्स फॉरवर्ड, जब बस की स्पीड बढ़ रही होती है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ रही होती है और बस आगे जा रही होती है, इट एक्वायर्स ए स्टेट ऑफ मोशन, और वो स्टेट ऑफ मोशन को एक्वायर कर लेती है। हाउएवर द लगेज केप्ट ऑन द रूफ owing to its inertia tends to remain its state of rest। वो कह रहे हैं कि जो इसके ऊपर का सामान पड़ा है अभी ये रेस्ट पे रहना चाहता है। स्टार्टिंग के टाइम पे तो ऐसा होता है बच्चों, ये वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होगा, जैसे ही एकदम से फिर बस सडन ब्रेक मारेगी तो ये आगे जाएगा। इसमें दोनों ही केस समझा रखे हैं। Hence, with the forward movement of the bus, luggage tends to remain at its original position and ultimately falls from the roof of the bus। और ये गिर जाता है कहाँ पे, पीछे की तरफ, अगर बस एकदम से स्टार्ट होगी। और इसको हम एक्सटेंड करके लिख सकते थे कि when bus applies sudden brake, then the luggage will move in forward direction। दो केस है, दोनों को समझो ध्यान से, अपने आप बना के लिखने की कोशिश करना कि जैसे ही एकदम से बस सडन स्टार्ट होती है तो ये क्या होगा, बस तो आगे चली जाएगी, ये रेस्ट पे रहना चाहेगा इसलिए पीछे गिर जाएगा और बस आगे चली जाएगी। या फिर चलती हुई बस के अंदर जो एकदम से ब्रेक लगेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, बस तो रुक जाएगी, ये नहीं रुकेगा, ये आगे गिर। दोनों ही केस आप लिख सकते हो, उससे और अच्छा बनेगा। इसमें अभी बैकवर्ड वाला केस लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, ए बैट्समैन हिट्स ए क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड। After covering short distance, the ball comes to rest. The ball shows to a stop because। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जाके बॉल रुक जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि बॉल कंटिन्यूसली चलती रहे। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो बैट्समैन है उसने बॉल को अच्छे से हार्डली हिट नहीं किया था। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। बी ऑप्शन है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स exerted on the ball। सी है there is a force on the ball opposing the motion। डी है there is no unbalanced force on the ball so the ball would want to come to rest। बच्चों इसमें 4 अलग अलग ऑप्शन है, मैं इसमें सीधा करेक्ट ऑप्शन बताता हूं जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। जो बैट्समैन है बच्चों, जैसे ही उसने बॉल को हिट किया और बॉल जब ग्राउंड पे चले जा रही है, मान लो कि ये बॉल है, ये ग्राउंड पे चले जा रही है। इसी सीरीज के लॉज ऑफ मोशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्रिक्शनल फोर्स का। तो बॉल के अंदर एक वापस की ओर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। जब भी कोई एक बॉडी दूसरे पे मूव करती है तो एक फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण, फ्रिक्शन आ जाता है किसी भी बॉडी में जो कि मोशन को अपोज करता है। हैंस जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। आइए हम पढ़ लेते हैं। The batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground after covering short distance the balls come to rest। कुछ डिस्टेंस के बाद बॉल रेस्ट पे आ जाती है because there is frictional force on the ball opposing its motion। समझ आ रही है? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स था जो कि अपोज करता था मोशन को। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और हमें ये पता है कि फ्रिक्शन हमेशा ही अपोज करता है मोशन को। ये सारा आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हम आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 5 में देखो क्या क्या रखा है और ध्यान से समझना। पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। इंपल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। और
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है, इंपल्स को जे से लिखते हैं, इंपल्स मोमेंटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। यह है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। और बच्चों इसके बाद हमने जो इससे पहले पढ़ रखे हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। इससे पहले हमने 3 इक्वेशंस कर रखी हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये हमने 3 इक्वेशंस पढ़ रखी हैं बच्चों। चलिए अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए ट्रक्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0। रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो नीचे की ओर आ रहा है, डाउन आ रहा है किसी हिल से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 400 मीटर। एस अपने को दे दिया 400 मीटर, और अपने को क्या दे दिया, टाइम दे दिया कितना, 20 सेकेंड। वो कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये तो हमारे पास फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन बन गया। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये बेस है आगे आने वाली यूनिट्स का। अब आपके सामने ही है बच्चों, देखो अभी क्या है, UST अपने को दे रखा है, A पूछा है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, किसी भी क्वेश्चन में 4 वेरिएबल हैं। अब ये 4 चीजें हो जाती हैं, 3 तो हमें गिवन होती है, 4th अपने को फाइंड करनी होती है। तो UST और A बताओ किस में आता है, तो सेकंड इक्वेशन में आता है। किस में, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहां से हम A फाइंड कर लेंगे बच्चों। U 0 है तो S इज इक्वल टू 0 इंटू टाइम, टाइम 20 है बट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही बन जाएगा। प्लस में क्या है, हाफ ए टी स्क्वेयर, टी कितना है बच्चों, 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 400। ये कैंसिल होके आ जाएगा, 2 से कैंसिल होके 200। तो हमारे पास A कितना आ गया, और S की वैल्यू पुट कर दो, S था 400, ये 200 यहाँ क्या है, डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा 400 बाई 200, जो कि बन जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों अपने से क्या पूछा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि फोर्स फाइंड करो अगर ट्रक का जो मास है वो 7 मैट्रिक टन है, और 1 मैट्रिक टन को 1000 किलोग्राम बोलते हैं। तो मास कितना आ गया, 7 इंटू 1000 किलोग्राम, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, मास, ये गिवन है। फोर्स फाइंड करना है बच्चों, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास 7000 तो मास आ गया था, और एक्सेलरेशन कितना आ गया था, 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15000 न्यूटन। न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट होती है। मोमेंटम की ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, फोर्स की न्यूटन, इंपल्स की न्यूटन सेकंड, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की कोई नहीं, क्योंकि ये तो थ्योरम है। बच्चों आई होप सो आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आप इतने क्वेश्चन रीड करो, मैं बोर्ड को रब करता हूं। क्वेश्चन 6 में कहा गया है ए स्टोन ऑफ 1 किलोग्राम। देखो बच्चों अपने को मास कितना गिवन है, मास गिवन है 1 kg, इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। हमें कितनी वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। कोई एक लेक है, उसका जो सरफेस है वो जम चुका है ठंड के कारण, जैसे कि डल झील होती है वो जम जाती है ठंड में। तो वो कह रहे हैं कम्स टू रेस्ट, और ये स्टोन है रेस्ट पे आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस S इज इक्वल टू 50 मीटर। अपने को डिस्टेंस 50 मीटर दे दिया। वो पूछ रहे हैं कितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमें पता है S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हम देखेंगे S अपने को 50 दे रखा है, U हमारे को 20 दे रखा था, और हमारे पास बच्चों टाइम नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। देखा ना बच्चों, कभी भी हम इक्वेशन अप्लाई करें तो हमें को ध्यान रखना है गिवन क्या क्या है और निकालना क्या है। एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है, U, V, S और A ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन में आते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। यहां से हम देखेंगे v तो कितना है 0, 0 का स्क्वेयर कितना आ जाएगा 0, माइनस यू स्क्वेयर क्या हो जाएगा, u अपने को दे रखा था 20 का स्क्वेयर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट 50 है।
50 इंटू 2 करेंगे, ये बन जाएगा 100। 100 को यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा -400 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगी, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों धीरे धीरे ये याद हो जाएगा, जितने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो वो सफिशिएंट है। एक दो बारी और हम जब इसको रिवाइज करेंगे तो आप देखना न्यूमेरिकल से आपका डर अपने आप से भाग जाएगा। अभी देखो बच्चों एक्सेलरेशन आ गया ना, अब वो कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपोजिट फोर्स होता है और ये एक्सेलरेशन भी कैसा है, अपोजिट, मतलब रोकने वाला, माइनस में है। तो इससे जो फोर्स आता है, जब भी अब नेगेटिव एक्सेलरेशन जो फोर्स आता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फॉर्मूला वही होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास देखो बच्चों अपने को गिवन है 1 किलोग्राम, 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना आया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स भी यही आ जाएगा जो कि होगा हमारे पास -4 न्यूटन। तो हमारे पास फ्रिक्शन कितना आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन आ जाएगा हमारे पास -4 न्यूटन। हम ये भी लिख सकते हैं here negative sign shows that the force of friction always oppose the motion। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो मोशन को अपोज करता है। बच्चों ये नहीं देखना कि एनसीईआरटी में सोल्यूशन में ये दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, अपने को क्या करना है, अपने को समझ जाना है बच्चों कि जब भी सर जो समझा रहे हैं उसको और बेटर बना के लिखना है, थोड़ा एनसीईआरटी की हेल्प और थोड़ा सर के कंसेप्ट को समझ के फिर नोट डाउन करना है। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैं इतने बोर्ड को रब करता हूं, आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है ए 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन। अपने को एक मास दे रखा है इंजन का और कह रखा है कि वो 5 डिब्बे वाली गाड़ी को खींचता है। वैगन मतलब गाड़ी की जो बोगी होती है, डिब्बा होता है, उसको बोलते हैं वैगन। तो हमारे पास टोटल वो कह रहे हैं, तो आप बताइए मास कितना हो गया, टोटल मास कैपिटल एम से लिखता हूं, ये आ जाएगा मास ऑफ इंजन प्लस मास ऑफ वैगन। हर वैगन जो है वो 2000 किलोग्राम का है, तो हम 2000 इंटू 5 करेंगे तभी हमारे पास 5 वैगन्स का मास आएगा। और मास ऑफ इंजन कितना दे रखा है, 8000। तो हमारे पास नेट जो मास आ जाएगा वो आ जाएगा 8000, ये तो था इंजन का मास, प्लस में 10,000, ये हो गया 5 वैगन्स का मास। यहां से हम देखेंगे बच्चों मास आ जाएगा 18,000 किलोग्राम। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि इफ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, जो गिवन फोर्स है वो अपने को कितना दे रखा है, 40,000 न्यूटन। और बच्चों अपने को यह कह रखा है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से लिखते हैं, वो है 5000 न्यूटन। तो क्वेश्चन का ए पार्ट में पूछा है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, मतलब जिससे कि गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेशन करेगी, मतलब स्पीड को हाई करेगी, अप करेगी, वो फोर्स कितना है। तो आप समझ सकते हो उस साइड की ओर था, मान लीजिए कि ट्रेन है उधर जा रही है, तो हम यहाँ ट्रेन भी बना देते हैं। ये देखो ये वैगन बना दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हमने इंजन बना दिया। ई फॉर इंजन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वैगन है। अगर ये ट्रेन बच्चों उधर जा रही है और फ्रिक्शन यहाँ है, तो हमें पता है फ्रिक्शन अपोज करता है, तो नेट फोर्स कितना होगा जिससे ट्रेन एक्सेलरेट करेगी, तो फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा 40,000 माइनस 5,000, 40,000 माइनस 5,000, ये हमारे पास बन जाएगा बच्चों 35,000 न्यूटन। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर वो कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो ट्रेन का। हमें पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि जो फोर्स से एक्सेलरेशन हो रहा है वो ये है। हमारे लिए जो ये फोर्स है यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो गाड़ी है फ्रिक्शन की वजह से तो अपोज होएगी, तो टोटल 40,000 था, उसमें से फ्रिक्शन को माइनस किए, नेट फोर्स आ गया। किसी बुक में इसको नेट भी लिख रखा होता है और किसी बुक में खाली एफ डैश से भी लिखते हैं, बट हम यहाँ एक बारी एफ ए से लिख लेते हैं। तो एफ ए हमारे पास है कितना है, हमारे पास 35,000 मास है। टोटल पूरी ट्रेन का मास कितना था, 18,000। तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, निकाल लेंगे। इसको यहाँ डिवाइड करो तो आ जाएगा 35,000, ये नीचे आ जाएगा इधर आके। ए कितना दे रखा है, ए हमारे पास आ गया, सॉरी ए फाइंड करना है, मास नीचे आके कितना बन जाएगा 18,000। तो बच्चों ये 0 0 0 0 ये सब कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास
इनको हम डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी आए वो आप चेक कर लीजिएगा। आई होप सो ये 1.94 समथिंग है, मुझे याद है क्योंकि अभी मैंने कराया था ये क्वेश्चन। तो अभी हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया ना बच्चों। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ये पूरी ट्रेन का है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले डिब्बे की स्पीड ज़्यादा तेज होगी दूसरे की कम। ऐसा कभी हो सकता है कि गाड़ी के हर एक डिब्बे में अलग अलग स्पीड आए? नहीं, तो स्पीड सभी की सेम चेंज होती है। तो अपने को पता है ये पूरी ट्रेन का एक्सेलरेशन है। अब हम थर्ड पार्ट समझते हैं बच्चों, सी पार्ट। सी पार्ट में क्या रखा है, वो कह रहे हैं फोर्स फाइंड करो वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये वाला जो डिब्बा है ये 2 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आप पहले तो समझिए जो 1 वाला डिब्बा है ये बाकी बचे हुए 1, 2, 3 और 4 डिब्बों को खींचेगा, चाहे वो इस पे फोर्स लगाए क्योंकि ये भी तो इससे अटैच है ना। तो हमें क्या देखना है, ये 4 बॉक्सेस का मास देख लो, 4 वैगन्स का मास देखो। टोटल एक का मास था 2000। तो हमारे पास, अब इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूं, हम इसका सी पार्ट करते हैं। तो आ गया मास ऑफ 4 वैगन्स कितना आ गया बच्चों, 2000 इंटू में 4 जो कि होगा 8000 किलोग्राम। ये हमने बच्चों मास देख लिया। और अब हम क्या देखते हैं, इस पे नेट फोर्स देखते हैं ये कितना लग रहा है। मैंने अभी बताया था ना एक्सेलरेशन सभी का सेम होगा, तो हमारे पास इन चारों का मास भी है और फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास भी हमारे पास है 8000, एक्सेलरेशन भी है जो कि कितना है अप्रोक्सीमेट 1.94। फिर भी आप चेक कर लेना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा, क्योंकि जो इन 4 बॉक्सेस के ऊपर फोर्स लग रहा होगा ना बच्चों, वही तो फर्स्ट लगा रहा होगा। कहने को तो, दिखने को तो ये सिर्फ 1, 2 को ही खींच रहा है, बट 2 इनसे अटैच है। इसीलिए हम देखेंगे जो हमारा आंसर आएगा वो 8000, मतलब इन चारों के मास के अंदर इन सब का एक्सेलरेशन हमने पुट किया। आई होप सो बच्चों ये आपको समझ आ गया। हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 भी हम 8 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 1500 किलोग्राम। अपने को मास गिवन है 1500 किलोग्राम। वो कह रहा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with the negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को आप समझिए। अपने को मास दे रखा है 1500 किलोग्राम और अपने को एक्सेलरेशन दे रखा है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे जो फोर्स आएगा, मैंने बताया था ना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो न्यूटन में लिख देना। और ये लिखना है कि ये जो फोर्स होगा ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो एक लाइन लिख देना, दिस फोर्स इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ गए बच्चों, यहां तक आप कर लेना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को कह रखा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। ये तो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। हेंस जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। देखो बच्चों कितना इजी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अपने को 200 न्यूटन लगाना पड़ता है, तभी हम किसी एक वुडन कैबिनेट को एक फ्लोर के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा सकते हैं। तो पूछा गया व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा बच्चों। देखो, अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक कैबिनेट है, कोई एक रूम टाइप में, एक बॉक्स टाइप में है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो आप पहले तो मुझे एक बात का आंसर दो, क्या किसी बॉडी को चलते रहने के लिए फोर्स चाहिए? तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो हम जो ये 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, ये क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि 200 न्यूटन ही फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो कंजर्व होते हैं, मतलब जो हम लगा रहे हैं वो किस में एज इट इज कहाँ खर्च हो रहा है, फ्रिक्शन में। तो इसके लिए एक लाइन लिख देना, द अप्लाइड फोर्स विल यूज टू ओवरकम द फ्रिक्शन। क्योंकि अप्लाइड फोर्स ओनली फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। मान लो यहाँ फ्रिक्शन ना होता
तो ये फोर्स ना लगाना पड़ता। जैसे आप देखते भी हो कि अगर हम किसी सरफेस को स्मूथ कर देते हैं तो वहाँ पे चलने में ईजी, अपने को ईज या आसानी होती है। तो अभी ऐसे ही अगर इसको स्मूथ करते तो फ्रिक्शन क्या होता, और कम। तो अपने को ओवरऑल समझ आया, जो ये फोर्स लगाना पड़ रहा है ना, ये तब लगाना पड़ रहा है जब ये फ्रिक्शन प्रेजेंट है। बस एक लाइन वो लिख देंगे कि जो फोर्स है वो हम ओवरकम करेगा फ्रिक्शन को, अप्लाइड फोर्स विल ओवरकम द force of friction. That's why we can say force of friction is equal to 200 न्यूटन। आई होप सो बच्चों अपने को यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जस्ट हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।